डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह आज कौन सी है? उस जगह का नाम है बांग्लादेश। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू पुरुषों के लिए कलावा बांधना और महिलाओं के लिए सिंदूर लगाना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश में पिछले 10 दिनों में 2 हिंदू युवकों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या की है और 2 हिंदुओं के घरों में आग लगाकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश हुई। इसी हफ्ते बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान की जबरदस्त एंट्री हुई है। तारिक रहमान 17 साल के बाद पहली बार लंदन से बांग्लादेश पहुंचे हैं और ढाका में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया जिसमें करीब 1 लाख लोग शामिल हुए थे। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान को आने वाले चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। तो आज उनका एक परिचय हम आपसे करवाएंगे। इसके बाद हम उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को आपके लिए डिकोड करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरे देश में इस फैसले को लेकर लोगों के बीच बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है। आज आपको बताएंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला क्यों और कैसे लिया और कैसे इस तरह के मामलों में बड़े बड़े वकील कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को राहत दिलवाते हैं। हमारे देश में कानून की मजबूरी यह है कि वो भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों और नियमों पर चलता है और इस मामले में भी यही हुआ है। और आखिर में आपको जर्मनी से राहुल गांधी का नया बयान दिखाएंगे। बयान नया है लेकिन बातें पुरानी हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। आज आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी जिस लोकतंत्र को अक्सर खतरे में बताते हैं वही उस लोकतंत्र के सबसे बड़े लाभार्थी भी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको याद होगा, दीपू चंद्र दास के बाद अब 29 वर्ष के अमृत मंडल की भीड़ ने वैसे ही पीट पीट कर हत्या की जैसे दीपू के साथ किया था। बांग्लादेश की पुलिस का दावा है कि बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में स्थानीय लोगों ने अमित मंडल पर जबरदस्ती वसूली का आरोप लगाया था और इस वजह से यह घटना घटी। आपको याद होगा, आज से ठीक 1 हफ्ते पहले 18 दिसंबर को 27 वर्ष के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भी भीड़ ने ऐसे ही बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था और फिर बीच चौराहे पर उसके शव को आग लगा दी थी। दीपू दास पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया था और 23 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव शहर में 2 हिंदू परिवारों पर उनके घरों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी और 9 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। ऐसा लगता है कि इस समय बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कानून चल रहा है, जहां हिंदुओं पर पहले आरोप लगाए जाते हैं, ये झूठे आरोप होते हैं। कभी कहते हैं कि इस्लाम का अपमान कर दिया, कभी कहते हैं कि ये वसूली कर रहा था और फिर भीड़ उनकी हत्या कर देती है और हत्यारों पर कानूनी कार्रवाई करने की बजाय बांग्लादेश की पुलिस ये बताने की कोशिश करती है कि गलती इन हिंदू युवकों की थी और फिर कानून कहीं बांग्लादेश में लागू नहीं होता और फिर भीड़ इन लोगों को घेर कर मार डालती है। पुलिस ऐसे मामलों पर अब तक कोई रोक नहीं लगा पाई है। ये मामले लगातार चलते जा रहे हैं। दीपू चंद्र दास के मामले में बांग्लादेश की पुलिस अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और चटगांव शहर में हिंदुओं के घरों में आग लगाने वाले हमलावरों की पहचान तो अब तक हो ही नहीं पाई है। अब बांग्लादेश की पुलिस ने इसके लिए एक इनाम की घोषणा भी की है, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सरकार ये सब बातें सिर्फ दिखावे के लिए करती है, दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है, कई बार ये कहती है कि लोग पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, कभी इनाम की घोषणा कर देती है, लेकिन हिंदू जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं
वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां की सरकार और वहां की पुलिस हिंदुओं को लेकर कितनी गंभीर है। बांग्लादेश में इस समय दीपू के जैसे करीब 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं, जो इस समय अपने घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। जब ये वीडियो उन सारे हिंदू लोगों के मोबाइल फोन्स पर पहुंचेगा तो आप बताइए कि उनकी मनोस्थिति क्या होगी। बांग्लादेश में इस समय कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं और वो इसे नए बांग्लादेश का नाम दे रहे हैं। तो ये है नया बांग्लादेश। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले पुरुष आज अपने हाथ में कलावा बांधने से डरते हैं कि इससे कहीं ये ना पता चल जाए कि वो हिंदू हैं। वो खुलकर सड़क या बाजारों में किसी को अपनी पहचान नहीं बता सकते। हिंदू महिलाएं आज अपने माथे पर सिंदूर लगाने से डरती हैं। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, लेकिन हिंसा के दौरान तोड़फोड़ हिंदुओं के घरों में ही होती है। तोड़फोड़ और आगजनी मंदिरों में ही की जाती है। हिंसा का निशाना सिर्फ हिंदुओं को ही बनाया जाता है या फिर उन लोगों को बनाया जाता है जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। आज हम बांग्लादेश में एक नर्क जैसा जीवन जी रहे इन 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए आप सबके सामने आवाज उठाना चाहते हैं। दीपू दास एक गरीब फैक्ट्री वर्कर था जिसकी तनख्वाह सिर्फ 13,000 रुपए महीना थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में जब इस तरह भीड़ खुलेआम किसी की हत्या करती है, जिसे हम अंग्रेजी में मॉब लिंचिंग कहते हैं, तो हत्या के बाद अक्सर वहां पर यही आरोप लगा दिया जाता है कि पीड़ित ने इस्लाम धर्म का अपमान किया था, जिससे वहां पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क गईं, आहत हो गईं और फिर भीड़ ने उसे मार डाला। दीपू के मामले में भी अब यही कहानी दुनिया के सामने पेश की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं और आज हम पूरी दुनिया से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें कि बांग्लादेश इस समय पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक स्थान बन गया है और अब समय आ गया है कि ये मुद्दा भारत की संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक उठना चाहिए। और हमें खुशी है कि भारत में इस विषय पर लोगों की नींद देर से ही सही लेकिन अब टूट रही है और अब हमारे देश के लोग भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। पिछले 1.5 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसी ही एक घटना आज से 54 वर्ष पहले वर्ष 1971 में भी हुई थी। तो आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज जो माहौल बांग्लादेश में है पूरी तरीके से भारत विरोधी माहौल है, हिंदुओं के खिलाफ है। 1971 में भी बांग्लादेश का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। उस समय पाकिस्तान की सेना ने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था और उस समय ढाका में अमेरिकी दूतावास में कौंसल जनरल थे आर्चर ब्लड और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा और फिर एक अमेरिकी पत्रकार गैरी जे बास ने अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स के आधार पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है द ब्लड टेलीग्राम। इसके मुताबिक 25 मार्च की रात ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सेना ने मशीन गन से हमला किया और इकबाल हॉल नाम के एक हॉस्टल को विस्फोट करके नष्ट कर दिया। सबसे भयानक हत्याकांड एक और हॉस्टल जगन्नाथ हॉल में किया गया जहां हिंदू छात्र रहते थे और वहां हिंदू प्रोफेसर्स को चुन चुन कर उनकी हत्या की गई। और अगले दिन 26 मार्च को ढाका यूनिवर्सिटी पर भी दोबारा हमला हुआ जिसमें 25 और हिंदू छात्रों की हत्या कर दी गई। ढाका के पास के हिंदू गांवों पर हमलों के लिए टैंक्स, राइफल्स और मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया, यानी निहत्थे हिंदुओं की हत्या के लिए इतने बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल हुए ताकि बचने का किसी को मौका ना मिले। उन दिनों पाकिस्तान की सेना सड़कों पर भी लोगों की तलाशियां लेती थी, उनके हिंदू होने की पहचान करती थी और फिर ये पता चलने पर कि वो हिंदू हैं उन्हें मार डालती थी। और इस समय भी बांग्लादेश में बिल्कुल यही हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं
जो हत्या से संबंधित है या आगजनी से हो या जमीन हड़पने के मामले से हो, और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान ढाका पहुंच गए। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 60 साल के तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ लंदन से अब अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटे हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2008 में तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश छोड़कर लंदन भाग गए थे, क्योंकि तब शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और उनकी सरकार में तारिक रहमान के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित 84 मामले चल रहे थे। और उस समय तारिक रहमान को यही लगा कि देश छोड़ना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने देश नहीं छोड़ा तो उन्हें पूरा जीवन अब जेल में बिताना पड़ेगा। इसलिए वो बांग्लादेश छोड़कर भाग गए और तब से वो लगातार लंदन में रह रहे हैं। अब लंदन से पहली बार तारिक रहमान ढाका पहुंचे हैं और जब वो आ रहे थे, लंदन से उनकी फ्लाइट ढाका के लिए चल पड़ी थी, तब उनकी फ्लाइट को 45,000 से ज्यादा लोग एक वेबसाइट पर रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे। सोचिए कि बांग्लादेश में किस कदर उनका इंतजार हो रहा था कि 45,000 लोग तो लाइव ट्रैक कर रहे हैं उनकी फ्लाइट को कि कहां पहुंचे। ढाका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और इस रैली में हजारों लोग मौजूद थे। यानी तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी के पहले ही दिन उनकी पार्टी बीएनपी ने अपनी ताकत लोगों को दिखा दी है। अब आपको बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता की विरासत और बदलाव की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर वर्ष 1991 की है, जिसमें तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया के साथ आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, तब वो एक युवा हुआ करते थे 1991 में, और तब वो ढाका में अपनी मां के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद थे। खालिदा जिया चुनाव प्रचार कर रही थी और पीछे उनके बेटे खड़े हुए हैं जो बहुत ही युवा अवस्था में है। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब यही तारिक रहमान ढाका से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं और अब अपनी मां खालिदा जिया की जगह ये उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भले ही इन तस्वीरों में करीब 34 वर्षों का अंतर है, लेकिन इससे एक बात और भी स्पष्ट है कि बांग्लादेश की राजनीति में परिवारवाद हमेशा से ही हावी रहा है और आज भी हावी है। वहां की राजनीति में परिवारवाद के दो सबसे बड़े चेहरे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले करीब 3 दशकों से असल में अगर आप देखेंगे तो 2 बेगमों का ही नियंत्रण रहा है। पहली हैं 78 वर्ष की शेख हसीना, उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, और दूसरी हैं 80 वर्ष की खालिदा जिया, जिनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी शेख हसीना राजनीति में आई और वो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। और बांग्लादेश के एक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बाद पहले उनकी पत्नी खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, यानी पति राष्ट्रपति और पत्नी प्रधानमंत्री। और अब उनके बेटे तारिक रहमान अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार अगले प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं। तो एक ही परिवार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अब उनका बेटा भी प्रधानमंत्री पद का एक और दावेदार। शेख हसीना करीब 20 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया भी करीब 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही हैं। वर्ष 1991 के बाद ऐसा पहली बार अब हो रहा है जब ये दोनों ही इस बार चुनाव नहीं लड़ रही। 91 के बाद ये पहली बार है ऐसा।
और ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश की जो पूरी राजनीति है वो इन दो बेगमों के आसपास ही मंडराती रही है। पूरी सत्ता इन दोनों महिलाओं के पास रही है, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, और यही वहां की राजनीति की दो सबसे बड़ी धुरी रही है। लेकिन इस बार दोनों ही नहीं है, और वजह यह है कि 78 वर्ष की शेख हसीना पिछले साल बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई। उन्होंने भारत में शरण ली है और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इस समय भी वो भारत में है, और बांग्लादेश सरकार ने उनकी पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। शेख हसीना भारत में है, ना बांग्लादेश जा सकती हैं और ना उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अब उनकी जो प्रतिद्वंदी है 80 वर्ष की खालिदा जिया, वो इस समय बहुत बीमार हैं और राजनीति करने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रही, और अब उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उनके बेटे, और वो अब चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी इस बार चुनावों में हिस्सा ले रही है। ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान की 2 तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है, तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं आपको। पहला, उन्होंने एयरपोर्ट से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फोन किया और सुरक्षा के इंतजाम और सहयोग देने के लिए मोहम्मद यूनुस को धन्यवाद दिया। तो देखिए, एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस को फोन लगाया मोबाइल फोन से और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं, सुरक्षा का बहुत इंतजाम आपने किया है मेरे लिए, मुझे बहुत सहयोग दिया है। तो ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है, ढाका एयरपोर्ट से बाहर आते ही तारिक रहमान ने सबसे पहले अपने जूते उतारे और फिर अपने देश की मिट्टी को अपने हाथों में उन्होंने लिया, शायद ये बताने के लिए कि मैं अब अपने वतन वापस आ गया हूं और अपनी मिट्टी के साथ मैं दोबारा से खड़ा हूं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस देश के लिए आया हूं, इस देश की मिट्टी के लिए आया हूं, और इस देश की जो मिट्टी है वो मेरे लिए कितनी सम्मानजनक है, कितनी आदरणीय है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 60 वर्ष के तारिक रहमान ने आज तक ना तो कभी कोई चुनाव लड़ा है और ना ही वो कभी भी किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर रहे हैं, और 12 फरवरी के चुनाव से वो पहली बार बांग्लादेश की राजनीति में अब अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तारिक रहमान ने 1990 के दशक से लेकर 2006 तक अपनी मां खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में काम किया। वर्ष 2004 में शेख हसीना की एक रैली पर ग्रेनेड से एक हमला हुआ था, जिसमें शेख हसीना तो बच गई थीं, लेकिन उनकी पार्टी के कई बड़े नेता मारे गए थे और तारिक रहमान इस हमले के मुख्य आरोपी बनाए गए थे। वो 2007 में इन आरोपों से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए लंदन भाग गए थे, जिसके बाद अदालत ने वर्ष 2018 में तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और वर्ष 2007 में उन पर भ्रष्टाचार और शेख हसीना पर हमले के आरोपों के सहित कुल मिलाकर 84 मामले दर्ज किए गए थे। और इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर ये बांग्लादेश में रुकते तो आज ये जेल में होते। इसीलिए लंदन भाग गए और अब इतने वर्षों के बाद ये वापस आए हैं। ये उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेश में सत्ता ज्यादातर समय 2 पार्टियों के बीच में ही रही है। पहली है बीएनपी और दूसरी है आवामी लीग, और इन दोनों ही पार्टियों का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है। जब एक पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं पर मुकदमे डालती है, आरोप लगाती है और फिर उन्हें जेल में डाल देती है। 17 साल के बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई है, तो इस समय शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हैं, भारत में हैं, और पिछले साल ही अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और पिछले महीने ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह है। एक पार्टी आती है, वो अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल देती है, फिर दूसरी पार्टी की सरकार आती है, वो अपनी पहली वाली पार्टी के नेताओं को, अपने विरोधियों को फिर वो जेल में डाल देते हैं, और इसी तरह मुकदमेबाजी एक दूसरे के नेताओं पर चलती रहती है, आरोप चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी अक्सर लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ती है, और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि भारत के एक तरफ बांग्लादेश है
और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और वहां दोनों ही जगह इसी तरह की खूनी राजनीति होती है। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर अब पाबंदी लग चुकी है, यानी उनकी पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ सकती। इससे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वर्ष 2014 में चुनाव का बहिष्कार किया था, फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया था और 2024 में एक बार फिर से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। पिछले 50 वर्षों से बांग्लादेश में खालिदा जिया परिवार और शेख हसीना के परिवार के बीच सत्ता के लिए इसी तरह से संघर्ष होता आ रहा है और ये सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो राजनीतिक परिवारों और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। वर्ष 1975 में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई और फिर तख्ता पलट हुआ और इस हत्या का सबसे ज्यादा फायदा खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान को मिला था, जो उस समय बांग्लादेश की सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी थे। इसके बाद जियाउर रहमान पहले बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने, उसके बाद वो तानाशाह बने और फिर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। अब उन्हीं का बेटा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जियाउर रहमान के शासनकाल में ही शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को माफी दी गई थी और उन्हें फिर बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया, यानी शेख मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे थे, जिन्होंने भी शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ काम किया था, उन सबको इनाम दिया गया। वर्ष 1972 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वर्ष 1976 में जब जियाउर रहमान सत्ता में आए तो उन्होंने ये प्रतिबंध हटा दिया और बाद में 1990 और 2000 के दशक में जमाते इस्लामी ने खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। बांग्लादेश का जन्म वर्ष 1971 में हुआ था और तब से ही वहां की राजनीति में ये दो विचारधाराएं हैं। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की एक सेकुलर राजनीति है और दूसरी तरफ खालिदा जिया और तारिक रहमान की कट्टरपंथी राजनीति है। तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी को आप 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, जब खालिदा जिया बीमार थी तब तारिक रहमान ने अपनी पार्टी को संभाला, यानी विदेश में रहने के बावजूद वो पार्टी की रणनीति और संगठन पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत बनाए रखे। और दूसरा, लंदन में बैठकर भी वो सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में अपनी जनता और कार्यकर्ताओं से हमेशा कनेक्टेड रहते थे। आज मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया और मैंने ये पाया कि वो हर मौके पर लगातार लंदन में बैठकर अपने वीडियोस बनाकर बांग्लादेश की जनता के साथ शेयर करते थे। लगातार उन्हें ये कहकर संबोधित करते थे, मेरे प्यारे भाई बहनों या मेरे देशवासियों। और आप देखिए उन्हीं के कुछ स्क्रीनशॉट्स में आज आपको दिखा रहा हूं। लगातार वहां से वो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपने भाषण, अपने वीडियोस की जो क्लिप है वो लगातार डालते रहते थे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप देखिए कि आज बांग्लादेश की राजनीति करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बांग्लादेश में ही बैठे हों, आप लंदन में बैठकर भी अपने घर से बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं। और यही उन्होंने किया और आज 17 साल के बाद ये जो मेहनत वो लगातार करते रहे, ये उनके काम आ रही है। बांग्लादेश पिछले कुछ समय से कट्टरपंथी और सेकुलर विचारधाराओं के बीच बटा हुआ है। वहां लगातार हिंसा हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान ऐसे बांग्लादेश में कोई राजनीतिक स्थिरता ला पाएंगे? बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने आज कहा कि वो तारिक रहमान की वापसी का स्वागत करते हैं और इससे बांग्लादेश में राजनीतिक खालीपन को भरने में मदद मिलेगी। इस बीच छात्र आंदोलन से शुरू हुई कुछ पार्टियों ने मिलकर अपना एक नया गठबंधन बना लिया है, जो अपने आप को एक नई ताकत के तौर पर अब चुनाव से ठीक पहले पेश कर रहे हैं। तो ये है बांग्लादेश की राजनीति। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आने वाले दिन बांग्लादेश की राजनीति में बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। भारत के लिए ये चिंताजनक बात है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में जो भी ताकतें आ रही हैं वो भारत विरोधी ताकतें हैं। ये वो ताकतें हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी संस्थाओं के साथ हाथ मिलाती हैं। ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं।
ये वो ताकतें हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन जाए, और ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। और उससे भी बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले होते जा रहे हैं, ये हमले रुक नहीं रहे। बांग्लादेश के बाद अब अपने देश में लौटते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिस पर आजकल पूरे देश में नाराजगी है, आक्रोश है। आपने भी देखा होगा, आजकल उन्नाव रेप केस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ये खबर आप तक भी जरूर पहुंची होगी कि कुलदीप सिंह सेंगर को एक राहत मिल गई है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने का आदेश दिया है और उसे जमानत दे दी है। लेकिन पहली बात आप सबके लिए नोट करने वाली यह है कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल में ही रहेगा, वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सेंगर इस मामले में पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में 10 साल की सजा की वजह से अभी जेल काट रहा है। उसे 10 साल की सजा हुई है और इसलिए चाहे इस मामले में उसे जरूर जमानत मिल गई है, लेकिन सेंगर जेल में ही रहेगा, वो जेल से बाहर अब भी नहीं निकल सकता। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उसे वापस जेल में डालो, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि सेंगर जेल से बाहर नहीं निकला है, ना ही निकल पाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे मामले में जेल में है और उसमें उसे जेल में ही रहना होगा। तो ये तो एक उसकी कानूनी स्थिति है कि वो जेल से बाहर नहीं आया है, आ भी नहीं पाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस फैसले को लेकर बहुत गुस्से में होंगे, और बात भी सही है। इतने बड़े अपराधी को अगर अदालत जमानत दे दे, उसकी सजा को सस्पेंड कर दे, तो लोगों के बीच नाराजगी होगी, उन्हें गुस्सा आएगा, और कई बार ये ख्याल मन में आता है कि कानूनी रूप से क्या सही है और नैतिक रूप से क्या सही है, और नैतिकता और कानून की जो बारीकियां हैं, कई बार इनमें आपस में टकराव होता है। लेकिन अभी तक आप में से किसी को भी यह समझ में नहीं आया होगा कि कुलदीप सेंगर की सजा आखिर अदालत ने सस्पेंड क्यों की, कैसे की। अदालत ने ऐसी कौन सी चीज पाई कुलदीप सेंगर के मामले में कि उसे यह लगा कि कुलदीप सेंगर के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उसे राहत मिलनी चाहिए, उसकी सजा सस्पेंड हो जानी चाहिए और उसे जमानत दे देनी चाहिए। ऐसा कुलदीप सेंगर के मामले में क्या हुआ है? क्या सबूतों की कमी है? क्या इस बारे में कोई शक है कि उसने ये बलात्कार नहीं किया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रमुख कारण है पॉक्सो एक्ट की धारा 5। ये थोड़ी कानून की पेचीदगियां हैं जो आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और वो रेप जैसे मामलों में आरोपी होता है, तो उसे एक आम आदमी के मुकाबले ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी, और यह सजा न्यूनतम 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन रेप के मामले में अगर कोई आम आदमी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिल सकती है। तो यहां आप ये देख लीजिए, अगर पब्लिक सर्वेंट आरोपी पाया जाता है तो उसे ज्यादा सजा होगी, आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को कम सजा होगी। हालांकि बाद में इस न्यूनतम सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है और अधिकतम उम्र कैद की सजा अब भी बरकरार है। अब समझिए कि कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ था। तो अदालत ने पाया कि कानूनी रूप से कुलदीप सिंह सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को एक पब्लिक सर्वेंट की तरह नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह, सामान्य आदमी की तरह देखा और उसे एक सामान्य आदमी की श्रेणी में रखा, पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं रखा। पॉक्सो एक्ट के तहत एक एमएलए को, यानी एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट के तौर पर डिफाइन, परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब इसके मुताबिक एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इस सुनवाई के दौरान सेंगर के वकीलों ने तर्क दिया कि सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ही एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। आईपीसी की धारा 21 में यह जरूर बताया गया है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उसमें भी
एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया गया है। सेंगर के वकीलों ने कानून की इसी बारीकी का फायदा उठाया और सेंगर को यह राहत दिलवा दी। यह ध्यान देने वाली बात है कि सेंगर ने ये जो रेप का अपराध है ये वर्ष 2017 में किया था और पॉक्सो एक्ट को 2019 में इसे बदला गया था। इसे अपडेट करके इसमें न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 10 साल किया गया था। यानी यह अपराध हुआ है 2017 में और इस कानून में संशोधन हुआ है 2019 में, 2 साल के बाद। लेकिन सेंगर का जो अपराध है यह पुराना था, यानी संशोधन से पहले का था। इसलिए पॉक्सो एक्ट के पुराने नियमों के मुताबिक उस पर 7 साल न्यूनतम सजा का नियम ही लागू होता है। अब सेंगर अब तक 7.5 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है, जो कि न्यूनतम सजा से ज्यादा है। इसलिए अदालत ने सेंगर की रेप की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे जमानत दे दी। जब यह अपराध हुआ था उस समय कुलदीप सिंह सेंगर एक विधायक था। बाद में कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और सजा होने के बाद उसकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई थी। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधायक या सांसद की सदस्यता अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाती है। कुलदीप सेंगर को लेकर जो फैसला आया वो एक तरह से कानून और नैतिकता के बीच एक टकराव की तरह है। देखिए, कानून कुछ कहता है, नियम कुछ कहते हैं, लेकिन नैतिकता कुछ और कहती है। नैतिकता ये कहती है कि हम जानते हैं कि इसने ये रेप किया है, हम जानते हैं कि ये अपराधी है, हम ये भी जानते हैं कि अगर ये जेल से बाहर आया तो ये उस परिवार को छोड़ेगा नहीं। इस केस में जो लोग शामिल हैं उनकी जान खतरे में आ सकती है, लेकिन तब भी कानून नियमों के हिसाब से चलता है। और इसीलिए तो कई बार कहते हैं कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो सिर्फ सबूत देखता है, नैतिकता और भावनाएं नहीं। कानून की नजर में सेंगर की सजा को सस्पेंड किया जा सकता था और इसी आधार पर यह फैसला लिया गया, लेकिन नैतिक रूप से सेंगर जैसे लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, यानी कानून फैसला सुनाते वक्त सिर्फ सबूत देखता है, वो पद, पैसा या पावर नहीं देखता, ना भावनाएं देखता है। कानून की सोच ये भी है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी सोच और कानून की बारीकियों का कुछ वकील फायदा उठाते हैं। अब आप सोचिए, जो इस प्रकार के पैसे वाले प्रभावशाली अपराधी होते हैं वो बड़े बड़े वकील रखते हैं, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की पूरी टीम होती है और ये बड़े और महंगे वकील कानून की हर बारीकी को जानते हैं। इसीलिए तो वो इतने सफल और महंगे वकील होते हैं। और इसी वजह से जिस ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा दी थी उससे दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जिस शब्द ने केस का पूरा रुख बदल दिया, एक शब्द है जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया और वो है पब्लिक सर्वेंट। और सेंगर के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह साबित कर दिया कि सेंगर तो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति है और उसकी सजा एक सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आनी चाहिए। जब आप महंगे महंगे बड़े वकील रखते हैं तो कानून के अंदर कई तरह की छूट आपको मिल ही जाती है, क्योंकि कानून भावनाओं पर नहीं, तथ्यों और नियमों पर चलता है। सेंगर की लीगल टीम भी यही करने में कामयाब रही। अब देखिए, सेंगर की जो लीगल टीम है वो उसको लीड कौन कर रहे थे? सेंगर को बचाने के लिए उनकी लीगल टीम को लीड कर रहे थे एन हरिहरन, जो सीनियर एडवोकेट हैं। और एन हरिहरन के नेतृत्व में सेंगर के पास 20 वकीलों की एक टीम थी, पूरी बैटरी थी। ये 20 वकीलों की टीम लड़ रही थी उनके लिए। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के वकील के अलावा 8 और वकील सेंगर के खिलाफ सीबीआई की टीम में खड़े हुए थे, यानी सरकार की तरफ से खड़े हुए थे। और यह मुकाबला था सरकारी वकीलों के बीच और सेंगर के वकीलों के बीच, और इसमें सेंगर के वकील जीत गए। सेंगर के मामले में जिस तरह वकीलों ने कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाया, ठीक वैसा ही निर्भया मामले में भी पहले हो चुका है। निर्भया मामले में भी वकीलों ने दोषियों की फांसी की सजा को 3 साल तक ऐसे ही टाल कर रखा। कभी इस बारे में कभी इस कानून का फायदा उठाया, कभी उस कानून का फायदा उठाया, और 3 साल तक वो टालते रहे। निर्भया के दोषियों को वर्ष 2017 में ही फांसी की सजा सुना दी गई थी,
लेकिन फांसी हुई वर्ष 2020 में 3 साल के बाद। और उस वक्त भी वकीलों के दांव पेच पर बड़ी चर्चा हुई थी, वकीलों ने बहुत दांव पेच लगाए और तब भी लोगों ने बड़ी कड़ी आलोचना की थी। और इस बार भी वकीलों ने सेंगर को ऐसे ही कानूनी दांव पेचों का इस्तेमाल करते हुए यह राहत दिलाई है। यह समझना आपके लिए जरूरी है कि सेंगर को सरकार ने नहीं छोड़ा, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से उसे राहत मिली है। लेकिन देश में एक ऐसा माहौल भी बन रहा है, आप जानते हैं कि विपक्षी नेता जो होते हैं वो सबसे पहले इस तरह के केसों में कूद पड़ते हैं। वो जो विक्टिम परिवार होता है उससे मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बयान जारी करते हैं और इस तरह की एक छवि प्रस्तुत करते हैं जैसे सेंगर को सरकार ने छुड़वा लिया। जबकि अदालत कोई संवेदनशील जब फैसला लेती है तो लोगों के मन में कई बार ये भावना भर दी जाती है कि ये फैसले जो हैं सरकार के दबाव में लिए जा रहे हैं या सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, आज जजमेंट की कॉपी लेकर आया हूं हाई कोर्ट की। इस हाई कोर्ट में जो मैं आपको बता रहा था, श्री एन हरिहरन जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके नेतृत्व में सेंगर के पास लगभग 20 वकीलों की टीम थी जिसके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। और इसमें लिखा है कि जो ट्रायल कोर्ट था उसने सेंगर को उम्र कैद की सजा दी थी। द अपेलेंट हैज बीन सेंटेंस्ड टू अंडरगो लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ अलोंग विद अ फाइन ऑफ 25 लाख with an additional compensation of 10 lakhs payable to the mother of the survivor। यानी जो विक्टिम है उसकी मां को अलग से 10 लाख रुपए का मुआवजा भी इसे देना होगा। अब आगे इसमें बताया गया है कि सेंगर को लेकर जो बात है उसमें कहा है कि सेंगर विधायक जरूर था उस समय, लेकिन एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। और इसमें क्या लाइन ली गई है, इसमें क्या कहा गया है कि एमएलए वाज हेल्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2C ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, while on the contrary the law is clear that in terms of section 2(2) of POCSO the definition of a public servant is imported from the definition prescribed under section 21 IPC according to which an MLA is not a public servant। तो एक तो बड़ी बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार का मामला होता है तब तो एमएलए और किसी एमपी पर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें कार्रवाई होती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मामले हैं उनमें वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आते। अब देखिए यहां उन्होंने सेक्शन 21 आईपीसी का जिक्र किया है जो कहता है कि एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अब इसमें आगे लिखा है, however for the time being applying the law as it stood then, that is before the amendment to the POCSO Act in 2019, the minimum punishment that a person can be given under section 4 of the POCSO Act was 7 years, which the appellant has already undergone। तो अदालत कहती है कि पुराने नियमों के मुताबिक 7.5 साल की सजा होनी चाहिए थी, 7 साल की सजा थी और ये व्यक्ति जो है 7 साल 5 महीने जेल में काट चुका है, which is more than the minimum punishment prescribed under section 4 of the POCSO as it existed at the time when the offense was committed। यानी जब ये अपराध इसने किया तब जो पुराना कानून था वो लागू था। अब जिस एक्ट की बात की जा रही है, अब मैं आपको वो एक्ट पढ़कर बताता हूं जिसमें बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट कौन माना जाएगा। तो अब देखिए कि पब्लिक सर्वेंट ये थोड़ा बहुत पेचीदा मामला है, मैं जितना कोशिश होगा उतना सरल तरीके से इसको आपके लिए बताना शुरू करूंगा, बताऊंगा। सेक्शन 21 आईपीसी जो परिभाषित करता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो इसमें लिखा है द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस। कौन कौन? कोई मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स का कमीशन्ड अधिकारी, कोई जज, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई आर्बिट्रेटर है, और एनी अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report,
Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, किसी को अगर गिरफ्तार करने का अधिकार है ऐसा कोई व्यक्ति. Every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences. यानी इसमें बहुत सारी श्रेणियां रखी गई हैं, लेकिन इसमें ना तो विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना गया है और ना ही सांसद को पब्लिक सर्वेंट माना गया है. अब आप इसे हमारे कानून की कोई कमी कह लीजिए, कोई लूप होल कह लीजिए, लेकिन इस लूप होल का सेंगर के वकीलों ने फायदा उठा लिया. अदालत में यह साबित कर दिया कि सेंगर तो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, और पब्लिक सर्वेंट पर जो कानून लागू होते हैं वो तो भ्रष्टाचार के मामले पर लागू होते हैं, अगर विधायक या सांसद पर होते हैं. इसलिए उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह सजा मिलनी चाहिए, और सामान्य व्यक्ति को जो सजा, मिनिमम सजा जो होती है, उतनी सजा सेंगर ऑलरेडी जेल में रहकर काट चुका है. ये कुल मिलाकर पूरी बात है. अब आप देखिए, पूरे देश में माहौल ऐसा बना जैसे सरकार ने सेंगर को छोड़ दिया. ऐसा ही माहौल अरावली में माइनिंग के मामले में भी बना. जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो लोगों ने उस पर सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी, जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और अब लोग सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं. और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे. क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें. मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव. दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है. जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो. रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व. आखिरकार मैं 18 की हो गई तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई. 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान, और यही है मेरा अभिमान. कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान. लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान. आप हो मेरे सुपर हीरो. रक्तदान यानी जीवन दान. थैंक यू. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई, जैसे सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी, और सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता. लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सेंगर जैसे प्रभावशाली और पैसे वाले लोगों के लिए 5 किलोमीटर के दायरे का नियम वाकई कोई मायने रखता है? सेंगर अगर बाहर आ गया तो कुछ भी कर सकता है. 5 किलोमीटर नहीं, वो 500 किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी भी रेप पीड़िता के परिवार को वो नुकसान पहुंचा सकता है. रेप पीड़िता लगातार ये कह रही है कि अगर सेंगर जेल से बाहर आ गया तो उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा हो जाएगा. बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, और इसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लोग परेशान हैं, लोग क्रोध में हैं. लेकिन राहुल गांधी को भारत का लोकतंत्र आज भी खतरे में दिख रहा है. बांग्लादेश का खतरा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, और यही उनके लिए आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है. राहुल गांधी हर बार एक ही गलती दोहराते हैं, और वो गलती है विदेश जाकर भारत और भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना. राहुल गांधी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, और यह हमला सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता की बात है. तो सबसे पहले जर्मनी की भूमि से राहुल गांधी का यह नया बयान आप भारत के बारे में सुनिए, और आप बिल्कुल सही हैं. यहां खड़े होकर भी उन्होंने भारत की तारीफ नहीं की है बल्कि भारत की आलोचना की है. अब आप सुनिए. Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it
but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. तो भारत का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाया जाना बहुत जरूरी है, ये कहना है राहुल गांधी का जर्मनी की भूमि पर। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। राहुल गांधी भारत के जिस लोकतंत्र की इतनी आलोचना कर रहे हैं, वो खुद उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। राहुल गांधी आज लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उन्हें यह पद लोकतंत्र की वजह से ही मिला है। कैबिनेट रैंक का पद है। अगर कांग्रेस पार्टी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में 99 सीटें न जीती होती तो राहुल गांधी आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन न होते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से ही राहुल गांधी आज देश की कई संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति की कमेटी में शामिल होते हैं। सीबीआई प्रमुख, चुनाव आयोग के प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल रहते हैं। ये सब भारत में लोकतंत्र की वजह से उन्हें करने के लिए मिल रहा है। ये उनकी जो पूरी भागीदारी है, और ये सब कुछ वो सिर्फ 99 सीट जीत कर आए हैं, उसके बावजूद उन्हें मिल रहा है। 99 सीट। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इस समय हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की वो सरकारें हैं जिन्हें इसी देश के लोगों ने, उन राज्यों के लोगों ने चुनाव में जिताकर वहां पर बैठाया है। लेकिन जब उनकी पार्टी यहां जीत रही थी तब उन्हें लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल नजर नहीं आया। राहुल गांधी के मन में लोकतंत्र और अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर कितनी इज्जत है, अब आपको उसकी भी 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात देखिए ये है, राहुल गांधी का एक और चरित्र मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी की दिलचस्पी किस में है? वो विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र की तो बहुत आलोचना करते हैं, भारत में हर व्यवस्था की वो आलोचना करते हैं, भारत में कुछ भी सही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के मन में अपने लोगों के लिए कितनी इज्जत है? एक बड़ा नेता कौन होता है जो कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं का तो ध्यान रखे? बड़ा नेता उसे कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मन में अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी कोई खास जगह नहीं है, और ये बात उन्होंने कई बार साबित की है। और एक बार और मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं कि गांधी परिवार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये वो नेता हैं जिन्होंने लंबे समय तक गांधी परिवार का साथ दिया है। ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 13 दिसंबर की हैं। इसी महीने 13 दिसंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी आए हुए थे और राहुल गांधी खास तौर पर उनसे मिलने के लिए हैदराबाद गए थे, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और इसी दिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता, इस देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का भी महाराष्ट्र के लातूर जिले में अंतिम संस्कार हो रहा था। शिवराज पाटिल कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। 7 बार के सांसद हैं, भारत में सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने काम किया है। गांधी परिवार के साथ बहुत करीबी के साथ वो लगातार जुड़े रहे हैं। इस पार्टी के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। वर्ष 1991 से लेकर 96 तक वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे। राहुल गांधी को अगर लोकतंत्र की इतनी चिंता होती
तो वो लातूर में इतने बड़े नेता जो कि कांग्रेस पार्टी के इतने कद्दावर नेता रहे हैं, वो शिवराज पाटिल के अंतिम संस्कार में जरूर जाते। जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे मेसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, वहां से यानी हैदराबाद से लातूर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर से जाते तो आधे घंटे में पहुंच जाते और राहुल गांधी को हेलीकॉप्टरों की और हवाई जहाजों की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लेकिन यहां आप देखिए कि वो अपनी ही पार्टी में जिन लोगों ने उनके परिवार के लिए कितना योगदान दिया है, उनके परिवार की कितनी मदद की है, जिन्होंने जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ी हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। अगर आप शिवराज पाटिल की हिस्ट्री को देखें तो शिवराज पाटिल उन नेताओं में से हैं जो गांधी परिवार के सबसे करीबी और सबसे लॉयलिस्ट रहे हैं। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जरूर पहुंचे, लेकिन गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को कम से कम जाना चाहिए था। हम मान सकते हैं कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती, हो सकता है उनके लिए इतनी यात्रा करना ठीक ना हो, लेकिन राहुल गांधी को जरूर जाना चाहिए था। राहुल गांधी नहीं जा पा रहे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को जाना चाहिए था। और राहुल गांधी पर इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि राहुल गांधी लातूर के बहुत करीब थे। वो हैदराबाद में मेसी के साथ फोटो खिंचवाने जा सकते हैं, लेकिन वो शिवराज पाटिल के अंतिम संस्कार में नहीं आए। ये बात अपने आप में आपको राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत में 55 वर्षों तक शासन किया है और 55 वर्षों तक शासन करने के बाद अब ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है क्योंकि अब इनकी सरकार नहीं है। एक जमाने में सरकारें जो थीं वो बैलेट पेपर से चुनी जाती थी, तब ईवीएम नहीं होता था। और आपको याद होगा ये वो जमाना है जब बूथों पर कब्जे कर लिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, बैलेट पेपर्स को जला दिया जाता था, पोलिंग बूथ पर बॉम्ब फेंके जाते थे, पोलिंग बूथ पर गोलियां चलती थी, बूथ कैप्चरिंग की खबरें अखबारों की हेडलाइंस बनती थी। शायद ही कोई ऐसा चुनाव होता होगा जहां पर हिंसा ना हो। हर चुनाव में हिंसा होती थी, लोग मारे जाते थे और यह हिंसा वोटिंग के दौरान होती थी, कुछ लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए, जबरदस्ती वोटिंग कराने के लिए। लेकिन गांधी परिवार को उस समय लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं नजर आया क्योंकि तब सरकारें इनकी चुनी जाती थी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को जब सत्ता जाने का खतरा लगने लगा तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? आज राहुल गांधी से ये सारे सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। बोल बोल के थक गया।